नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, लोकसभा में परिसीमन होने जा रहा है, तो क्या लोकसभा के परिसीमन से दक्षिण भारत की सीटें कम हो जाएंगी? दक्षिण भारतीय राज्य जो हैं इसको लेकर के क्यों चिंतित हैं और अमित शाह जी का इस पर क्या बयान आया है, इसको हम लोग आज की वीडियो में समझेंगे। साथ ही साथ परिसीमन के बारे में हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा आज की इस वीडियो में। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। लोकसभा में परिसीमन का मतलब ये कि लोकसभा में सीटों की संख्या का बढ़ाया जाना, या कहें उसको एक बार पुनर्निर्धारण करना कि कितना किया जाए, बढ़ाया जाए कि घटाया जाए। अब जनसंख्या लगातार बढ़ती ही जाती है तो बढ़ाया ही जाएगा सीट, है ना? तो ये जनगणना के बाद होती है। आप आर्टिकल वगैरह में देख पाओगे कि व्हाई आर द साउदर्न स्टेट वरी ऑफ डिलिमिटेशन अंडरस्टैंडिंग द एक्सरसाइज। डिलिमिटेशन जो हो जा रहा है, परिसीमन जो किया जा रहा है, इसको लेकर के दक्षिण भारतीय राज्य क्यों परेशान हैं? क्यों उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत चल रहा है? इसके पीछे हम लोग जो मूलभूत कारण है उनको समझने वाले हैं आज की इस वीडियो में। देखते जाइए, पूरी वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तमिलनाडु की सीएम एमके स्टालिन जो है वो क्यों कह रहे हैं अपने राज्य के जो नागरिक हैं उनसे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसको भी समझेंगे। देखिए, इन सब के पीछे सबसे मेन कारण है जनसंख्या, पॉपुलेशन। एक्चुअली में उत्तर भारत की पॉपुलेशन दक्षिण भारत की अपेक्षा कहीं अधिक है और जन्म दर भी अधिक है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले न्यूज आई थी कि आंध्र प्रदेश सरकार ने ये अनाउंस कर दिया था कि भाई जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हीं को उसमें पॉलिटिक्स में आने का फायदा मिलेगा। मतलब कि उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, चाहे वो नगर निकाय के चुनाव हो या फिर पंचायती चुनाव हो, इन सब मामलों में भी। तो ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दक्षिण भारत में जन दर बहुत कम हो गई है, तो जन दर कम रहती है, जनसंख्या घटने का भी डर रहता है। तो अब तक तो आपने बहुत बार सुना होगा कि पॉपुलेशन बढ़ने से बहुत सारे नुकसान होते हैं, गरीबी होती है, बढ़ती है, या बहुत सारी चीजें होती हैं, बजट पर ज्यादा खर्च होता है। लेकिन एक फायदा भी होता है पॉपुलेशन बढ़ने का। फायदा क्या होता है कि इससे संसद में नेतृत्व बढ़ता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। पॉपुलेशन के आधार पर ही सीटें डिसाइड की जाती हैं कि कितना सीट कहां पर जाएगा। मतलब मतलब ये कि आप देखिए, जिन राज्य में जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगा उस राज्य में उतनी ज्यादा सीटें होंगी। आप देखते हो ना कि लोकसभा में सीटें 80 हैं उत्तर प्रदेश से वर्तमान में। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सभी राज्यों की अपेक्षा सबसे ज्यादा है। बिहार जो है, बिहार में भी 40 सीटें हैं, है ना? क्षेत्रफल की दृष्टि से उतना बड़ा राज्य नहीं है बिहार, लेकिन देखो सीटें इतनी ज्यादा हैं। ऐसे ही अगर आप थोड़ा सा कंपैरिजन करो, जैसे उत्तर प्रदेश की सीट है 80, बिहार में लोकसभा में सीट जाती है 40, तमिलनाडु में 39 जाती है, कर्नाटक में 28 जाती है और आंध्र प्रदेश में 25 जाती है। ठीक है जी। अब इसमें दक्षिण भारत में देखिए कौन कौन से राज्य हैं। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु, इन सबको अगर मिला दिया जाए तो इनका रिप्रेजेंटेशन होता है 129। मतलब 129 सीटें यहाँ यहाँ से जाती है लोकसभा में। लेकिन उत्तर भारत में केवल 2 राज्य का ले लें, किसका किसका? उत्तर प्रदेश और बिहार। तो 40 और 80 कितना हो जाता है? 120। मतलब ये इतने राज्य, पूरे सभी दक्षिण भारतीय राज्य मिलकर के केवल यूपी और बिहार के बराबर ही नेतृत्व पाते हैं। अब जहां पर ज्यादा सीटें जहां से आती हैं तो वो पॉलिटिक्स की दिशा भी निर्धारित करती है, साथ ही साथ डेवलपमेंट की भी दिशा निर्धारित करती है। भाई जहां से जो प्रधानमंत्री होगा, जो या जहां से ज्यादा सांसद आए होंगे, जिस पार्टी का दबदबा जिस क्षेत्र में, जिस हिंदी भाषी हो या दक्षिण भारतीय राज्य हो, उनमें ज्यादा रहेगा, उसी हिसाब से वहां पर वो डेवलपमेंट भी कराएगा। ठीक है ना, अपना वोट बैंक के चक्कर में। तो ये मेन कहानी है जिस वजह से ये विवाद हो रहा है कि भाई उत्तर भारत और दक्षिण भारत में परिसीमन के बाद भी ये स्थिति बनी रह सकती है। कैसे? देखिए, इसके बाद क्योंकि जनगणना होगी, जनगणना के बाद ही होता है परिसीमन। जब भी होता है परिसीमन, ये कहा गया है, नियम यही है कि जनगणना के जस्ट बाद किया जाए, जिससे एक्चुअल दिशा निर्धारित हो सके। जितनी पॉपुलेशन है उसी हिसाब से सीटों का बंटवारा हो सके, सीटों का निर्धारण हो सके कि कहां से कितनी सीटें जानी हो। तो आखिरी परिसीमन लास्ट वाला जो किया गया था वो 2002 में किया गया था। लेकिन 2002 में करने के बाद ये भी कह दिया गया था ना कि ये बार बार सीटें बदलने से थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा हो जाती है, कुछ सालों तक इसको बना रहने दिया जाए। तो इसको कुछ सालों तक कब तक किया गया? इसको कहा गया 2026 तक यथावत बनी रहेगी। इसके लिए संविधान में 84वां संविधान संशोधन किया गया था और कहा गया था कि 2026 तक सीटें जो है यथावत बनी रहेंगी। तो अभी के टाइम पर 543 सीटें हैं लोकसभा में और 245 सीटें हैं राज्यसभा में। 545 थी ये, लेकिन 2 सीट हटा दी गई एंग्लो इंडियंस वाली, आप जानते हो, तो 543 बची।
तो 543 सीटें अब आगे बढ़ेंगी, क्योंकि 2026 की जब जनगणना, 2026 के बाद जब भी जनगणना जारी होगी, तो उसके बाद जब नया परिसीमन होगा तो ऑब्वियस सी बात है जनगणना जनसंख्या काफी बढ़ी है, क्योंकि 2011 के बाद हम लोगों ने जनगणना नहीं देखी है दोबारा से नई, ठीक है ना, और सरकार ने नहीं पब्लिश की है। तो जब नई जनगणना नहीं पब्लिश की है, वैसे तो अमूमन 10-10 साल पर जनगणना आती है, लेकिन जनगणना 2021 में हुई नहीं ड्यू टू कोविड-19, तो वो सरकार डिले करती गई, फिर चुनाव आ गया, चुनाव के बाद भी डिले किया गया। अब देखना होगा कि जनगणना कब पब्लिश होती है। इंडिया की जब भी सेंसस आएगी उसके बाद ही परसीमन होगा। परसीमन 2026 के बाद कभी भी किया जा सकता है, ये तो नियम 84वां संविधान संशोधन कहता है। तो यानी कि 2026 के पहले पहले जनसंख्या जनगणना भी आ सकती है भारत की, उसके बाद परसीमन होगा। अब परसीमन होगा तो रॉ डेटा सबको पता है कि भाई दक्षिण भारत में जन्म दर कम जा रही है, पॉपुलेशन घट रही है, उत्तर भारत में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी है पिछले 10-15 सालों में। तो यानी कि उत्तर भारत में इसमें संख्या देखने को ज्यादा मिलेगी और नेतृत्व भी हो सकता है ज्यादा मिले। परसीमन करता कौन है? इसके लिए परसीमन आयोग बैठाया जाता है। परसीमन आयोग की स्थापना 1951 में की गई थी, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। अभी तक कितनी बार परसीमन किया गया है? 1952 में एक बार किया गया था, स्वतंत्रता के बाद पहली, तब 1951 की जनगणना के अनुसार किया गया था, तब लोकसभा में 494 सीटें निर्धारित की गई थी। फिर 1963 में किया गया, 1956 में राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन हुआ था, आपने देखा था। तो पहली परसीमन प्रक्रिया केवल एक सीट वाली निर्वाचन क्षेत्र के बाद हुई, 1961 की जनगणना के अनुसार 522 रखी गई और विधानसभाओं में सीटें 3771 की गई। 1973 में लोकसभा की सीटों की संख्या 522 से बढ़कर 543 हो गई 1971 की जनगणना के अनुसार। फिर 2002 में किया गया था और फिर इसमें क्या किया गया कि इसमें कोई जो राज्यों का जो उनका आवंटन था वो बदला नहीं गया, 543 वाला ही फिर रिपीट किया गया, कि मतलब 1971 में जितना किया गया था उतना ही अभी भी रहेगा। फिर 2002 में एक और संशोधन भी किया गया, कहा गया कि ये यथावत बनी रहेगी कब तक? 2026 तक, उसके बाद देखा जाएगा, चेंजेस किया जाएगा। अब सोचो 1971 से हम लोग उतना ही सीट उतना ही रिप्रेजेंटेशन लेकर आ रहे हैं, तो ऐसे में बहुत सारे हिस्से छूट जाते हैं विकास से, डेवलपमेंट से, है ना, कि मतलब एक सांसद जो है उसके क्षेत्र में बहुत बड़ा एरिया आ जाता है, तो वो कवर नहीं कर पाता है उतना अच्छे से डेवलप करने के लिए। तो इसीलिए परसीमन करके जनसंख्या के आधार पर, आबादी के आधार पर बढ़ाई जाती है सीटें। तो जब बढ़ जाएगी तो अब आप सोचो कि एक जिले में अगर मान लो अभी एक सांसद है, आगे किसी बड़े जिले में मान लो 3 सांसद हो गए, तो वो कंपैरेटिवली ज्यादा डेवलपमेंट कर पाएगा अपने कार्य क्षेत्र में, ठीक है ना। हालांकि करे या ना करे वो उसके ऊपर डिपेंड है, यानी कि पॉपुलेशन के आधार पर ही निर्धारित की जाती है कि किस राज्य में कितनी सीट रहेगी लोकसभा की। अब पॉपुलेशन उत्तर भारत की ज्यादा बढ़ रही है, इसीलिए दक्षिण भारत ये राज्य चिंतित हैं। यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो चाहे कि कितने राज्यों में कितनी लोकसभा सीटें कहाँ से जाती हैं, ठीक है। ये वैसे मैं डेली करंट अफेयर में आपको रोजाना बताया करता हूँ राज्यवार, लेकिन आप मोटा मोटा देखना चाहो तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से जाती है सीट, 80 सीट जाती है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र से 48 सीट जाती है। फिर आपको पश्चिम बंगाल 42 सीट के साथ दिख जाएगा, तमिलनाडु आपको 39 सीट के साथ यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। बिहार वहीं पर 40 सीट के साथ दिख जाएगा। तो ये टॉप के राज्य हैं। बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में एक एक दो दो सीट का यहाँ पर बंटवारा किया गया था। अब आते हैं राजनीति पर। यहाँ पर अनुमान है दक्षिण भारत को, मतलब कि उसमें खास करके तमिलनाडु के जो सीएम है एम.के. स्टालिन, इनका ये कहना है, इनके मुताबिक तमिलनाडु की 39 सीटें अभी है, अगर परसीमन होता है तो ये घट करके 31 रह जाएंगी। और गृह मंत्री जी का ये कहना है कि भाई दक्षिण भारत की एक भी सीट कम नहीं होगी। यहाँ पर दोनों के बयान भी आप सुन सकते हो। अगर देश भर में मौजूदा आबादी के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में तमिलनाडु की 8 लोकसभा सीटें गंवानी पड़ सकती हैं, 39 से घटकर 31 हो सकता है। गृह मंत्री जी इस पर क्या कह रहे हैं? इन्होंने कहा, मोदी सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि परसीमन के बाद प्रो रेटा के हिसाब से दक्षिण की एक भी राज्य की एक भी सीट नहीं कम होगी, ठीक है। अब देखो इनका भी कहना सही हो सकता है कि एक भी सीट कम नहीं होगी, लेकिन उसके बाद भी दक्षिण भारत की चिंताएं बनी रहेंगी। क्यों? देखिए इस पर मुझे एक अकबर बीरबल का बहुत पुराना किस्सा याद आ रहा है ना। पता नहीं ये सच है कि नहीं, लेकिन कहानियां हैं जो होती हैं वो है। तो इसमें एक बार क्या होता है कि अकबर कहते हैं कि एक लाइन है, एक लाइन खींची गई है, अब इसको बिना काटे बिना मिटाए इसको छोटी करना है। तो बोलो भाई, सब लोग आए खूब परेशान हुए, यार बिना काटे बिना मिटाए कैसे इसको छोटी करें। तो बीरबल को बुलाया गया, तो बीरबल थे बहुत ज्ञानी, तो ये आए, ये कर दिए लाइन दूसरी बगल एक खींच दिए बड़ी सी। अब बताओ छोटी कौन है? तो कहे ये साहब ये छोटी है ना। कुछ ऐसे ही यहाँ पर भी है, एक भी सीटें कम नहीं की जाएगी, ठीक है। सही है बात कि एक भी सीटें कम नहीं की जाएगी, लेकिन अगर परसीमन हुआ और उत्तर भारत के राज्यों की सीटें बढ़ गई, तब बात तो वही हुई ना
कि सीटें कम हो गई एक प्रकार से। आपका नेतृत्व तो कम नहीं किए, चलो ठीक है 39 जा रहे थे 39 जा रहे हैं, लेकिन जहां से 40 जा रहा था उसको अगर 45 कर दिया 49 कर दिया तो आप तो वैसे ही कम हो गए। जो जीतने के लिए 272 सीटें चाहिए होता है बहुमत, वो हो सकता है आगे जब सीटें बढ़ जाए 700 तक अनुमान लगाया जा रहा है कि 700 तक सीटें हो जाएंगी। अपना जो नया संसद भवन बना है उसमें भी 700 की कैपेसिटी रखी गई है, 700 800 के आसपास। तो अगर मान लो ये 300 के आसपास हो गया बहुमत का आंकड़ा, और उत्तर भारत से ही बहुमत पाने के लिए उत्तर भारत के 2 राज्यों में बढ़िया कैंपेनिंग कर दो, 2 राज्य ही डिसाइड करें कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा या किसकी पार्टी का होगा, है ना। जैसे बीजेपी है तो बीजेपी हिंदी भाषी राज्यों में ज्यादा स्ट्रांग है, दक्षिण भारतीय राज्यों में ये थोड़ा कमजोर है कंपेरेटिवली, तो ऐसे में तो उसको फायदा हो जाएगा। यही बात की असली चिंता है दक्षिण भारत को, ठीक है ना। तो ये बात आई होप आपको समझ में आई होगी, और जिनको नहीं समझ में आई उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करना कि असल में बात क्या है, क्यों इसके पीछे काफी जोर दिया जा रहा है उत्तर भारत में, ठीक है। अब दक्षिण भारत ने ये कहा है कि भाई हम लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए सही कदम उठाए, और वो कदम उठाने का नतीजा आज के टाइम पर ये हो रहा है कि हमारा प्रतिनिधित्व कम हो जा रहा है संसद में, दिल्ली में, है ना। तो जब प्रतिनिधित्व कम होगा तो भाई उसका नुकसान भी देखने को मिलेगा। नुकसान ऐसा हो सकता है कि दक्षिण भारत की कोई पार्टी बड़ी पार्टी नहीं बन करके आ पाएगी, है ना। कोई रीजनल पार्टी होगी वो कभी बड़ी ही नहीं बन पाएगी, भाई कैसे बड़ी बन पाएगी। अब कुछ और रिपोर्ट्स आ रही हैं, इनके मुताबिक ये कहा जा रहा है अगर परिसीमन होता है तो उत्तर प्रदेश जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, लगभग उत्तर प्रदेश में उतनी पॉपुलेशन है जितनी पूरे अमेरिका की पॉपुलेशन है, लगभग 28 करोड़ के आसपास में जनसंख्या है आज के टाइम पर। तो ऐसे में 80 से सीटें बढ़कर 143 हो जाएगी। अब आप सोचो, उत्तर प्रदेश अभी भी फिर डिसाइड करेगा कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, है ना। बिहार की 79 सीट हो सकती है 40 से बढ़ करके, मध्य प्रदेश की 52 हो सकती है, तमिलनाडु की 39 से 49 ही होगी अगर मान लो बढ़ेगी तो, ठीक है। घटेगी तो 31 हो सकती है, हालांकि घटने का ये तो एम के स्टालिन जी कह रहे हैं, और अब अगर बढ़ेगी बढ़ती है मान लो तो 49 हो जाएगी बहुत ज्यादा करके। और उत्तर भारत का दबदबा फिर भी बरकरार रहेगा जैसे कि अभी बरकरार है। अब आप सोचोगे कि इसका कोई तो तरीका होगा, बिल्कुल है, तरीका है। तरीका यह है कि उत्तर भारत का रेशियो अलग रखा जाए, दक्षिण भारत का रेशियो अलग रखा जाए, और इसे इस हिसाब से रखा जाए, पूरा एडजस्ट किया जाए कि वो प्रतिनिधित्व के मामले में ओवरऑल जब देखा जाए तो दक्षिण भारत उत्तर भारत समान रहे। हाँ, राज्य में जनसंख्या के आधार पर आवंटन आप कर रहे हो ठीक है, लेकिन उसमें इस हिसाब से रेशियो बनाओ कि आपकी सीटें बहुत ज्यादा ना बढ़े, है ना। तो इसे कैम्ब्रिज कंप्रोमाइज कहा जा रहा है। कुछ विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि कम कैम्ब्रिज कंप्रोमाइज जैसा मॉडल अपनाया जाए जिससे सभी राज्य जो हों वो संतुलित प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सकें अपना, और परसीमन को और आगे तक टाला जाए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि परसीमन को अभी और टाल दो, अभी सही टाइम नहीं है ना। क्या पता, क्योंकि अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है तो अगर ये करेगी तो ये कोशिश यही रहेगा कि उत्तर भारत में ज्यादा प्रतिनिधित्व रहे। तो कुछ लोग का ये मानना है जो अपोजिशन वाले हैं कि आगे जब मान लो भविष्य में इनकी कभी सरकार आएगी, राहुल गांधी कभी पीएम बनेंगे, तो हो सकता है ये दक्षिण भारत को ज्यादा तवज्जो दे करके ये मतलब ऐसा परिसीमन लाए कि वहां पर उनको ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले। तो कुछ लोग का ये भी मानना है कि आगे इसे टाल दिया जाए अभी कुछ वर्षों के लिए, ठीक है। अब आपकी क्या है राय इस पर, ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। वीडियो कैसी लगी है आप मुझे बता दीजिए, और इसको शेयर कर दीजिए। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मंथली मैगजीन आती है हमारी एमजेटी ऐप पर, हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, बेसिक एग्जाम की, गवर्नमेंट एग्जाम से लेकर के यूपीएससी तक के लेवल की, यहाँ पर कंटेंट आपको जबरदस्त मिल जाएगा। प्रश्नोत्तर माध्यम है, पूरा महीने भर का कंटेंट होता है आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में, और साथ ही में रिलेटेड स्टैटिक जी के भी होते हैं। एक बार देखोगे ई बुक को तो तबियत खुश हो जाएगी। मात्र 20 रुपए में ये होती है और एमजेटी ऐप पर आपको मिलता है। तो एमजेटी ऐप पर डाउनलोड करके आप जाकर के प्राप्त कर सकते हो, और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको एमजेटी ऐप पर ही और टेलीग्राम पर हमारे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।